अब किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी इस ग्रीस में? प्राचीन काल में ग्रीस में क्या क्या राजनीतिक व्यवस्था थी? सबसे पहले शब्द आ रहा है ये मोनार्की। मोनार्की मतलब एक तरह का राजतंत्र, जहां पे राजा सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च है, राजा की चलती है, एक व्यक्ति की शासन सत्ता है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं सम सिटीज स्टेट्स हैड ए सिंगल रूलर, एक राजा होगा केवल। सेकंड नंबर पर जो आएगा वो आप देख सकते हैं ऑलिगार्की, यानी जहां पर कुछ लोगों का समूह, देखिए कुछ लोग हैं, एक आप इनका ड्रेसअप देखिए, ड्रेसअप आपको ग्रीस में और रोमन में लगभग लगभग मिलता जुलता सा दिखाई देगा। ये देखिए लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, ये लोग रूल करेंगे, ऑलिगार्की इसको कह रहे हैं, ठीक है, जैसे एथेंस में था, जबकि स्पार्टा में राजा होता था। फिर आया बात डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में देख रहे हैं सत्ता किसके हाथ में आ गई? पावर टू द पीपल, सत्ता लोगों के हाथ में आ गई। तो जब हम एथेंस के प्रयोग की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस में लोकतंत्र के प्रयोग हुए, गणतंत्र के प्रयोग हुए। कलेस्थनीज की बात आती है, सोलन की बात आती है, इन्होंने 6ठी शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी के बीच में गणतंत्र के बड़े बड़े प्रयोग एथेंस में किए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रीक माइथोलॉजी, माइथोलॉजी कहते हैं मिथक शास्त्र के लिए, कहानियां, खूब तरह की कहानियां, लेकिन वो कहानियां हमारे जीवन में इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी डीपली रूटेड हैं। जैसे पश्चिम के लेखकों ने हमारे लिए लिखा, भारत के लिए लिखा कि यहां राम और कृष्ण की कहानियां मिथक हैं, मिथ हैं, उन्होंने ये बोला है। लेकिन आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि राम और कृष्ण आज भी भारत के जन जन के हृदय में बसा हुआ है। उसका इतिहास क्या है? यह कोई ऐतिहासिक पुरुष है, इस बारे में हमारे अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि जिसको हम इतिहास की किताब में लिखें। लेकिन इतना जरूर है कि राम और कृष्ण ने हमारे पूरी संस्कृति को प्रभावित किया। इसी तरह से यहां पर भी पूरा हम देख रहे हैं, देखिए ये ग्रीक मिथ्स आपको कई तरह के दिखाई देंगे। ज्यादातर मिथ्स युद्ध संबंधी है। ट्रोजन वॉर की चर्चा मैंने आप लोगों से की थी कि शुरुआत का जो पहला युद्ध है ट्रोजन नाम की जगह से लड़ा गया और इसलिए इसको ट्रोजन वॉर कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, एक घोड़े की आकृति है जिसके भीतर सैनिक बैठकर गए। अपने यहाँ भी राजस्थान में मिलता है कि 1303 में जो चित्तौड़ का अभियान हुआ था उसमें डोली और पालकी में सैनिक चले गए दुल्हन बन करके, उनके साथ दासियां जाएंगी। वो कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती कहानी है। शायद यही कारण था कि कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान बहुत पसंद आया और उन्होंने कहीं थर्मोपल्ली कह दिया, कहीं मैराथन कह दिया। इसकी चर्चा भी मैं दोबारा करता हूं आपसे। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से ग्रीस और ग्रीक मिथक हमारे सामने दिखाई देते हैं। इसी संबंध में मैंने ये ट्रोजन वॉर के बारे में बात की। इलियड एंड ओडिसी में किस तरह से इसमें ट्रोजन वॉर को डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में कभी ये हुआ था। हम इसमें कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से ट्रॉय का युद्ध होता है, जिसका वर्णन हम इलियड में देखते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी चर्चा ये इसमें इन ग्रंथों में आती है। एक्लीज की चर्चा मैंने अभी आपसे की थी, ओडिसियस की चर्चा की थी, हेक्टर की चर्चा की थी। ये एगोमेनोन जो था ये राजा का नाम है। ये तो सारे योद्धा हैं। देखिए आप देखिए क्रम देखिए, एक्लीज का नाम पहले आ रहा है क्योंकि वो उस वक्त का बहुत विराट योद्धा है। और इस तरह से हम इस पूरे एपिसोड को देखते हैं। इस काल के और क्या क्या खास बातें रही, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि होमर ने 2 महाकाव्य लिखे। इसके लिए लिखा बोला जा रहा है नेशनल लिटरेचर, क्योंकि जो ग्रीक लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो अपने को मूल रूप से ट्रेस करते हैं कहां से? ग्रीस से। तो वो इसको शब्द उन्होंने दे दिया राष्ट्रीय साहित्य। हां, उनके लिए राष्ट्रीय हो सकता है वो शब्द। उसके बाद रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड, यहां पर व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। हम जब भारत के साथ चर्चा करते हैं, भारत के साथ भी ग्रीक लोगों के व्यापार होने का उल्लेख हम 2री, 3री, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक पाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फेमस नाम आप सब लोगों ने सुना है कि 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक गेम्स प्रारंभ हुए। यहां का एक
सबसे प्रमुख देवता था जिसका नाम था जीएस। ये जीएस सर्वोच्च देवता माना गया है, बाकी देवता सब इससे संबंधित है, उस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे हम अभी। इस जीएस को प्रसन्न करने के लिए ओलंपिक गेम्स शुरू हुए। ओलंपिया आप सब लोगों ने शब्द सुना है, और उसके बाद आधुनिक काल में हम देखते हैं कि 1896 में एथेंस से पहला ओलंपिक शुरू हुआ, और एवरी 4 इयर्स इंटरवल, 4 साल के अंतराल में एक एक ओलंपिक होता आया है, और अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। ये देन है हमें ग्रीस की। तो ये ओलंपिक गेम्स, आप जानते हैं कि आज की डेट में तो ओलंपिक गेम्स में गेम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इस काल में ये गेम्स ज्यादातर जो संकेंद्रित थे वो एथलेटिक्स और उसके आसपास में संकेंद्रित थे। सेकेंडली, ये स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि मूर्तियां हैं, सिटी स्टेट की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है इसमें चक्का फेंकते हुए दिखाया जा रहा है, ये भी एक प्रतीक है। डिस्कस थ्रो बोलते हैं अंग्रेजी में, यह डिस्कस थ्रो है, यानी कि चक्का फेंक। इसके अलावा आपने देखा कि मैंने पॉलिस की आपसे चर्चा की है कि पॉलिस किस तरह का एक सिटी स्टेट हुआ करता था। एक मैंने टेम्पल्स की बात की कि पार्थेनन नाम का एक टेम्पल यहां पर बनाया गया, किसके समय में? पेरिक्लीस के समय में। पेरिक्लीस के समय में बनाया गया, और इसके साथ मैंने एक्रोपोलिस की आपसे चर्चा की है। और इसी प्रकार से क्लासिकल लिटरेचर यहां पे इस पीरियड में शुरू होता है। पोइट्री है, मुख्य रूप से तो पोइट्री लिखी गई है। अब हम नगर राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात आई स्पार्टा पे। स्पार्टा, मैंने आपको बताया कि जब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो मेन ये ग्रीस के एरिया में है, और ये आइसोलेटेड सिटी स्टेट है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में सांस्कृतिक रूप से एथेंस से खास करके ये सांस्कृतिक रूप से भिन्न था। और मैंने आपको बताया था यहां पर मिलिट्री कल्चर हुआ करता था। उस मिलिट्री कल्चर के अंतर्गत जो बच्चे होते थे उनको सैन्य पद्धति में ढाला जाता था। उनके साथ उनको हर तरह की वॉर स्ट्रेटेजी, हर तरह से युद्ध लड़ना, फ्लैंक्स बनाना, अपने से लंबे भाले का इस्तेमाल करना, तलवारों का इस्तेमाल करना, घुड़सवारी करना, ये इनके कल्चर का पार्ट था। इसलिए यहां पर हमारा जो हम पार्ट दिखाई देता है, स्पार्टा एक इंपॉर्टेंट राज्य के रूप में डेवलप होता है, और स्पार्टन्स को इस काल में सबसे बेहतरीन सैनिक और सेनापति माना गया। तो स्पार्टा की बात करते हैं, वहां पे एक शब्द आता है लाइकर्गस। लाइकर्गस नाम का एक व्यक्ति, इसको आप लिख सकते हैं। इसको वहां के स्पार्टा के सोशो फैब्रिक का संस्थापक कहा जाता है, सामाजिक संरचना का मूल संस्थापक कहा जाता है, कि इस लाइकर्गस ने कुछ नियम बनाए। जैसे हम अपने देश में भी कहते हैं कि कुछ नियम या धर्मशास्त्रों में बनाए गए, कुछ उससे पहले के बनाए गए, कुछ स्मृतियों में बनाए गए। इसी तरह से लाइकर्गस ने इस तरह की एक व्यवस्था की। इसी प्रकार से जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक भी स्पार्टन्स की ही देन है। इन्हीं लोगों ने ओलंपिक्स को भी प्रमोट किया था। और इसी तरह से यहां पर जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो यहां पर मैंने जीएस देवता का उल्लेख किया था। तो स्पार्टा, और ज्यादातर जो आने वाले अभी समय में बताऊंगा कि तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि ईरानियों के साथ इनका क्या संबंध रहा। फारस, अक्सर इन लोगों की लड़ाई ईरान से होगी, जिसकी अंतिम परिणति अलेक्जेंडर के काल में हुई। अलेक्जेंडर ने युद्ध लड़ा और लास्ट में ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और समाप्त करते करते वो हिंदुस्तान तक, भारत तक आ गया, इंडिया तक आ गया, इंडिया के सिंधु क्षेत्र तक, पंजाब तक आ गया। तो ये वाला पार्ट भी हमको इसी के अंतर्गत देखना है। दूसरी चीज जब आती है यहां पे स्पार्टा का स्ट्रक्चर, और एक ये वॉर का नाम आ रहा है पेलोपोनेशियन वॉर्स। पेलोपोनेशियन वॉर्स उन युद्धों के लिए कहा गया, यह भी खूब पूछा जाता है, पेलोपोनेशियन वॉर्स क्या हैं, पेलोपोनेशियन युद्ध क्या हैं। ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में परस्पर संघर्ष हुए हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन में हम प्यूनिक वॉर की बात करते हैं, उसी तरह से यहां पे पेलोपोनेशियन वॉर्स की चर्चा होती है। बहुत से युद्ध इसके अंतर्गत लड़े गए। ये स्पार्टा आ गया। स्पार्टा का आप देख रहे हैं एक आइडियल सैनिक है।
इस आइडियल सैनिक के हाथ में जो आप भाला देख रहे हैं, ये भाला इसकी हाइट से बड़ा होगा और इसकी हाइट से 2 गुना भी हो सकता है, इसकी हाइट से 2 गुना भी हो सकता है। और ये इनकी सैन्य प्रणाली थी। आप देख लीजिए कि उनको मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग मिलेगी। स्पार्टन सोसाइटी का ये सिस्टम था कि उनको मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग मिलेगी। और एक नियम था कि 7 साल का अगर बच्चा हो गया, बेटा हो गया, इनके यहाँ इनकी महिलाएं भी सशक्त होती थी, वो भी लड़ने वाली होती थी। और ये बोला जाता था कि 7 साल के बाद बेटा आपका नहीं है, वो अब सेना के लिए गया। यानी सेना सब कुछ है, स्पार्टा सब कुछ है, स्पार्टा के बगैर हम नहीं है। यहां तक स्थिति थी कि पारिवारिक जीवन में भी सैनिकों की शादियां भी होती थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं व्यतीत कर सकते थे। ये आपने देखा, मैंने जो बात बताई थी कि किस तरह उसको पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसी जगह ठंडे प्रदेशों में भेजा जाएगा, जंगली जानवरों के बीच में उसको लड़वाया जाएगा ताकि उसकी फिटनेस और उसकी लड़ने की ताकत वो डेवलप हो सके। ये आप देख रहे हैं एथेंस। इन लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में इन लोगों ने ज्यादा विकास किया, म्यूजिक के क्षेत्र में इन्होंने विकास किया। ये पार्ट अपना एथेंस का आता है। अब एक बात होती थी, ये करीब 1400 ईसा पूर्व से पहले से चला आ रहा था। वहां पे मंदिर हुआ करते थे। ये डेल्फी का ओरेकल की बात हो रही है। और यहां जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध होने के दौरान सबसे पहले अगर राजा कोई युद्ध कर रहा है तो राजा को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? देवता की। और देवता का ये जो मंदिर है ये किसी पहाड़ी क्षेत्र में है। तो राजा अपने आप में कुछ, जिसको हमारे यहां इंडियन कल्चर में हम दक्षिणा कहते हैं, राजा दक्षिणा लेकर जाएगा और पूछेगा उनसे, पुजारियों से। पुजारी जब तक परमिशन नहीं देंगे, ये डेल्फी की चर्चा हो रही है, तब तक युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। आपको परमिशन नहीं है वॉर करने की। और वहां पे एक कुछ पुजारियों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ लड़कियां होती थी, उनको ऑरेकल्स कहा जाता था। उनके माध्यम से ईश्वर से बात होती थी। और वो पुजारी बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा, पुजारी बात करेगा और वो बोलेगा, देखो भाई ये आया हुआ है राजा, ये फारस के साथ युद्ध लड़ना चाहता है, क्या युद्ध होना चाहिए? और सबसे आश्चर्य की बात, वो अपनी पूरी वॉर स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आएगा उनके सामने। ये बात समझ में नहीं आती कि पुजारी को वॉर स्ट्रेटेजी कितनी समझ में आएगी, लेकिन वो लेकर आता है और वहां पे रखेगा, मेरी सेना ऐसे जाएगी, मेरा वॉरफेयर ऐसे रहेगा, इस सिस्टम से मैं काम करूंगा। अब वो जो ओरेकल्स हैं वो जवाब देंगी, लेकिन व्याख्या कौन करेगा? पुजारी। तो यहां पे राजनीति शुरू हो जाती थी। यहां पे पुजारी इनकी राजनीति में डोमिनेंस ले लेते थे। इस तरह से ये शब्द खूब आता है, ओरेकल ऑफ डेल्फी। और इस तरह से देखिए, इसमें सामने लिखा भी है सब कुछ। आंसर देता था, कौन देता? अपोलो की तरफ से आंसर दिया जा रहा है। आंसर दिया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, क्या करें और क्या ना करें। और आंसर्स ऐसे होंगे कि उनकी इंटरप्रिटेशन पुजारी वर्क करेगा। तो ये एम्फीथिएटर है, आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा होगा। ये आज का पिक्चर है, आप ये समझिएगा। ये जैसे हम लोग आज हमारे यहाँ बात करते हैं हम लोग कि हड़प्पा की खुदाई है, धौलावीरा की खुदाई है, उसके दौरान जो हमें ये प्राप्त हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि ये कुछ थिएटर टाइप का है। देखिए, स्टेडियम टाइप का है। इसके बीच में, जैसे हमने पहले ये भी चर्चा की है कि जैसे हम रोमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी कोलोजियम की बात आती है, कोलोजियम की बात आती है, यहाँ एम्फीथिएटर की बात आ रही है। और देखिए, ये एक तरह का ओपन थिएटर सा नजर आ रहा है। और यहाँ पे बीच में आपके जितने भी तरह के खेल हैं, जो भी और तरह के एक्सरसाइजेज हैं, वो यहाँ पे होती थी। तो ये अक्सर पूछा जाता है कमीशन के एग्जाम में, एम्फीथिएटर क्या था? एम्फीथिएटर एक तरह का अखाड़ा लिख लीजिए, एक तरह का आर्किटेक्चर लिख लीजिए, एक तरह का मनोरंजन का केंद्र लिख लीजिए, ये एम्फीथिएटर होता था। ये मैंने आपको एथेंस के बारे में, एथेनियन डेमोक्रेसी, मैंने एथेनियन के बारे में आपसे चर्चा की थी कि एथेंस में किस तरह से डेमोक्रेसी के जो
यो कहें कि सिद्धांत थे, उनको बनाया गया, उनको प्रचलित किया गया। सोलन नाम का एक आर्कन था, उसने सबसे पहले डेमोक्रेटिक पैटर्न डेवलप किया। उसी डेमोक्रेटिक पैटर्न में हम देखते हैं कि वहां पर एक गणराज्य की स्थापना होती है, डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। और यह डेमोक्रेटिक पैटर्न लंबे समय तक चलता रहा, खास करके जब तक अलेक्जेंडर और जो मैसेडोनियन इन्वेजन है वो नहीं हुआ, तब तक इनके यहां चलता रहा। सिमिलरली स्पार्टन्स में भी इसी तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसी तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम रहा, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि वहां पे सैन्य तंत्र हुआ करता था। अब लास्ट इसकी जो पॉलिटिकल स्टेज है, उस पॉलिटिकल स्टेज पे मैं आ रहा हूं कि किस तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन का थर्ड स्टेज शुरू हो रही है। ग्रीक सिविलाइजेशन की थर्ड स्टेज शुरू हो रही है, जिसको हम हेलेनिस्टिक एज कहते हैं। मैंने आपको बताया हेलेनिस्टिक शब्द कहां से आया, ठीक, हेलल शब्द से आया है, जो कि ग्रीक्स का ओरिजिनल नाम हुआ करता था। एक्चुअली जैसे हम भारत के इतिहास की बात करते हैं कि यहां पर आर्य आए, यहां आर्य थे, यहां अनार्य थे, यहां द्रविड़ थे, उसी तरह से उनके यहां भी आया, आयोनियन थे, एकेडियन थे, वहां पे इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज का उल्लेख आता है। और इस बेसिस पर हम जब ये तीसरे पीरियड की बात करते हैं, यहां शब्द आ गया, देखिए मैसेडोनियन। मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाया था कि मैसेडोनिया ग्रीस का, आज तो मैसेडोनिया एक इंडिपेंडेंट राज्य है, एक अलग देश है, और क्योंकि ये मैसेडोनिया के रहने वाले थे इसीलिए इनको मैसेडोनियन कह दिया। और इस काल में इस मैसेडोनियन कल्चर का असर हम पूरे ग्रीस संस्कृति में देखते हैं। तो ये खास करके अलेक्जेंडर यानी सिकंदर यानी अलेक्जेंद्र, तीन नाम हम इसको समझते हैं, तीन नाम हम इसके जानते हैं। एक तो हम अलेक्जेंडर कह रहे हैं, अलेक्जेंद्र संस्कृत की किताबों में लिखा है, सिकंदर ये ईरानियन टेक्स्ट में आता है, और अलेक्जेंडर उनके टेक्स्ट में है। ये तीन नाम, तीन इंटरप्रिटेशन है इसकी। मैंने आपको बताया था जब हम इतिहास लिखने और समझने की बात करते हैं और कर रहे हैं, तो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज दोनों की हम बात करते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास भी है, प्राइमरी सोर्सेज ग्रीस के पास भी है, प्राइमरी सोर्सेज और किसी के पास भी है। तो उनके बेसिस पर यह इंटरप्रिटेशन आती है। ग्रीस सिविलाइजेशन का हम थर्ड स्टेज की प्रारंभ देखते हैं कि थर्ड स्टेज उसकी क्या आती है, जिसको हम हेलेनिस्टिक कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, हम इंडिया के इतिहास में भी देखते हैं, कई जगह आता है कि यह हेलेनिस्टिक कला से प्रभावित था। यानी जब सिकंदर का भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवेश हुआ, तो ग्रीस कल्चर और ग्रीस कला का प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा। इस कारण से यहां पे भी हेलेनिस्टिक शब्द इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर में भी अनेक जगह हमको दिखाई देता है। अब वन बाय वन हेलेनिस्टिक एरा से मैंने जैसा आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या है, ग्रीस में इसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको बताया हेलेन और हेलेना से इसका शब्द का की उत्पत्ति भी है। आप याद कीजिए, जब हम भारत में बात करते हैं तो एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की 303 बीसी के आसपास में सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक ग्रीस था, उसकी बेटी हेलेना से शादी हुई, जिसको पूरे भारत के इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना गया है, हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली नहीं, हिस्टोरिकली। और इसके ये शब्द हेलेना नाम आया। जैसे हमारी संस्कृति में भी नाम आता है, लोग प्राचीन नाम रखना चाहते हैं बच्चों का, इसी तरह से इस बच्ची का नाम, इस लड़की का नाम क्या रखा गया, हेलेना रखा गया। हेलेना नाम आज भी भारत में भी चलता है कई बार। और यहां पर इन ग्रीस लोगों को हेलेनिस्टिक कहा जाने लगा। और ये ग्रीक कल्चर, ग्रीक लैंग्वेज, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया जब हम जब हम बात करते हैं कि यूरोप की, तो यूरोप में जो भाषाई परिवार हैं जिसको हम ग्रीको रोमन फैमिली कहते हैं, उस आज की जितनी भाषाएं आप देख रहे हैं, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, जितनी भी तरह की लैंग्वेजेस, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस वहां की हम देखते हैं, उन सब का ओरिजिनेशन इन जगहों से आया है। इसलिए ये शब्द हमको कई जगह देखने को मिलेगा। और अब यह भी देखने को मिलता है इस हेलेनिस्टिक पीरियड में कि किस तरह से ग्रीक संस्कृति का फैलाव पूरे, सबसे पहले तो ग्रीस के पेनिनसुला यानी कि उसके प्रायद्वीप में फैला, उसके बाद उसके आसपास में फैला। और इस काल की खास बात यह है, इस पर्टिकुलर काल की बात यह है कि सिकंदर ने अपना अभियान इजिप्ट में किया, एशिया माइनर में किया, अरब क्षेत्र में किया, और यहां तक कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप तक आ गया। यानी अब उसकी सेना में, अब उसके कल्चर में बहुत सारे कल्चर इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे, मिलते जुलते जाएंगे। तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि मूल ग्रीक कल्चर तो हेलेनिस्टिक, हेलेन कल्चर था, हेलेनिक कल्चर था।
और अब आप जो कल्चर लेकर आ रहे हैं दैट इज इंटीग्रेटेड कल्चर। जैसे हम अपने यहां भी बात करते हैं भारतीय इतिहास में, हम कहते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति, लेकिन जब यहां पर इस्लाम का प्रवाह हुआ, मध्यकाल में हम देखते हैं कि इस्लाम यहां पर आता है, तो आपको लगता है क्या भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी? जो मूल चली आ रही थी, मूल संस्कृति बनी रही, जिसकी मैं बार बार चर्चा सनातन संस्कृति के रूप में कर रहा हूं, लेकिन सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया भी हुई। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि संस्कृति की अंतःक्रिया शुरू होती है। वैसे ही सेम इनके यहां पर है कि ग्रीस की मूल संस्कृति और आसपास में, चाहे हम इजिप्शियंस की बात करें, चाहे हम अरेबिक कल्चर की बात करें, चाहे एशिया माइनर लें, चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आ जाएं, चाहे ईरानियों की बात करें, इन सब का कल्चर भी ग्रीक्स के साथ एक तरह से एसिमिलेशन शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मिक्स होने लगा। तो एक नई संस्कृति का विकास हुआ, और जिस संस्कृति को हमने हेलेनिस्टिक संस्कृति कह दिया। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, आप लोगों ने सबने इस व्यक्ति का नाम तो लगभग सबने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इसका नाम न सुना हो। नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। नाम तो अलेक्जेंडर ही था, द ग्रेट उन लोगों ने कर दिया। नाम तो अलेक्जेंडर ही था। मैंने आपको बताया 3 नाम है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंद्र और सिकंदर। अब आप देख लीजिए, ही वॉज नॉट फ्रॉम एथेंस बट मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का रहने वाला था। मैसेडोनिया को मैं पिक्चर में आपको दिखा चुका हूं, मैप में दिखा चुका हूं। और यह प्रभावित था इलियड से। यहां क्या होता था, इन पर्टिकुलर सब एरियाज में क्या होता था कि अक्सर बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को ग्रीक मिथक सुनाए जाते थे। जैसे हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं ना कि रामायण की कथा की कुछ ना कुछ बात आपको पता है, महाभारत की कथा की कोई ना कोई बात आपको पता है, चाहे हम दुर्योधन की कथा की बात करें, चाहे कर्ण की कथा की बात करें, चाहे अर्जुन की कथा की बात करें, चाहे हम राम रावण के युद्ध की बात करें। बच्चा बचपन से उसको कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ऐसे ही क्या होता था, इस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आती है। बात थी, क्या मैं अकेलीस नहीं बन सकता? मैंने अभी याद दिलाया आपको कि अकेलीस कौन था? उस जमाने का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसको हराना संभव नहीं था, जिसको ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त था। इसी तरह से सिकंदर सोचता है, क्या मैं भी ये कर सकता हूं? इसके गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु से बात करता है, क्या ऐसा किया जा सकता है कि आज तक हमें हमारा जो शोषण है वो पूरब के लोगों ने किया है। पूरब का मतलब एशिया, उनको एशियन पावर्स कहते थे। और इन एशियन पावर्स में कौन आता था? पर्शियंस आते थे, फारसी साम्राज्य, अंग्रेजी में एक्मेनियन कहते हैं, एक्मेनियन पीरियड। ये एक्मेनियन 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 3री-4थी शताब्दी तक बने रहे। तो ये एक्मेनियन जाकर के इनके पर्टिकुलर इलाकों में अटैक करते थे, क्योंकि ग्रीक राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, इनको हराना आसान था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। इनके यहां भी कई मिथक प्रचलन में थे कि वो जो एशियाई आते हैं, वो एशियाई बहुत बड़े बड़े जानवर लेके आते हैं, उनके पास बहुत माया होती है। कौन सी माया? पैसे वाली नहीं, उनके पास जादू होते हैं और वो हमें समाप्त कर देते हैं। इसलिए स्पार्टन्स, आप अपने देश के लिए लड़ो, देश। और यह सिखाया जा रहा है पूरे ग्रीस में। ठीक यही चीज हिटलर के दिमाग में, इनके अलेक्जेंडर के दिमाग में आती है। इस बीच में अब जब ये प्रोसीड करेगा तो हमें बहुत सारे युद्ध देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको बात की थी कि किस तरह से ग्रीस का और एशिया में फारसियों का संघर्ष होता है। इसकी चर्चा अभी इसके साथ साथ ही करते हैं। ये देखिए उस वक्त की दुनिया है। जिस व्यक्ति को आप इस विश्व का विश्व विजेता कह रहे हैं, उसके पास केवल यह पिक्चर है। आप देखें, क्या इसके पास सारी दुनिया है? क्या यह विश्व विजेता कहा जाना चाहिए? आज के हिसाब से नहीं। लेकिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में विश्व की इतनी सी जानकारी थी कि ये तो यूरोप का पार्ट हो गया और ये एशिया का पार्ट हो गया। जिसके पास ये दोनों पार्ट आ गए, वो सिकंदर। और
यहां पर हम देखते हैं वन बाय वन। एक्चुअली अब जरा पहले आप थोड़ा और बैकग्राउंड समझ लीजिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी और जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी सिस्टम में पूछे जाते हैं। इस मैप में स्ट्रक्चर देखिएगा आप, आपके सामने ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये आप एक बार गौर करें इसमें। ये वाला पार्ट देखिए, ये ग्रीस का पार्ट है, ये क्रीट है, ये ग्रीस है। एक देखिए यहां पे शब्द लिखा हुआ है हेलास। हेलास से क्या बना, मैंने क्या बोला था आपको, ग्रीस शब्द हेलास से बना है, हेलास से ही हेलना बना है। यहां है ये पूरे छोटे 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 द्वीप। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये आज का टर्की का एरिया है, जिसको हम एशिया माइनर कहते थे। क्या कहते हैं, एशिया माइनर कहते हैं। और इससे यहां से ये पार्ट अब अरबी प्रायद्वीप शुरू होता है, ये आप लोग देख रहे हैं अरबी प्रायद्वीप। यहां सिकंदर इस एरिया में आगे तक नहीं गया है। ये पार्ट इजिप्ट का पार्ट है, जहां पर नील नदी थी। कोई भी आक्रांता, कोई भी आक्रमणकारी सदैव वहां जाना चाहेगा जहां कुछ मिलेगा, जहां प्रॉस्पेरिटी होगी। इधर क्यों जाएगा, इधर जाएगा, इजिप्ट में जाएगा। तो यहां पर क्या था, ये देखिए, यहां आप येलो पार्ट जो आप इधर देख रहे हैं, ये पार्ट हाइडेस्पीस देख रहे हैं आप। ये वाला येलो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कौन सा पार्ट था, इंडिया है। ये इंडिया है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इस साइड में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये ग्रीस सिविलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ये इजिप्ट हो गया, ये अरब हो गया। और अब इसके बीच में बात करेंगे हम लोग। ये जो सारा साम्राज्य आप देख रहे हैं, पार्थिया से लेके, एरिया से लेके आज का जिसको हम ईरान कहते हैं, ईरान है, इराक है, लेबनान है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, बैक्टीरिया तक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट फारसियों के पास था। और इनको हम हकमनी, हमारे टेक्स्ट में, हमारे इंडियन टेक्स्ट में हकमनी लिखा हुआ है, संस्कृत टेक्स्ट में, और उनके यहाँ को एक्मेनियन लिखा हुआ है। ये राजवंशों के नाम है, एक ही नाम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लें। अब क्या होता है, 6ठी शताब्दी से लेकर के और लगातार 4वीं शताब्दी तक, सिकंदर तक, इनके और इनके युद्ध हुए। अक्सर ये लोग आते थे और इनको लूट कर जाते थे, मार कर जाते थे। ये वो हैं जिन्होंने भारत तक भी जीत लिया था, सिंध का इलाका, अपर सिंध का इलाका। और इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की जाती थी। यही कारण था कि अक्सर ग्रीस में भी भारतीय सैनिक लड़ने जाते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। विश्व युद्ध के दौरान तो आप सब लोगों ने सुना है कि भारतीय सैनिक विश्व युद्ध लड़ने के लिए गए, और न जाने कहां कहां गए। दिल्ली आपको जाने का मौका मिले तो दिल्ली में देखिएगा, गेट ऑफ इंडिया में पूरी लिस्टिंग है, सॉरी इंडिया गेट में पूरी लिस्टिंग की हुई है, वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए। तो ये जो भारतीय सैनिक हैं, ये इनके साथ जा रहे हैं। और अक्सर जिन युद्धों की चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे आपने सबने सुना है मैराथन, थर्मोपल्ली, ये 4 मेन युद्ध हैं। अभी रुक जाइए, प्लेटो वाला नहीं है, प्लेटो ये वॉर का नाम है। ये जो युद्ध है 490 ईसा पूर्व से शुरू होते हैं। ये सब बीसी में, और ये 479 बीसी। एशियाई शक्ति यानी फारसी और यूनानी शक्ति यानी मेनली स्पार्टन्स, इनके बीच में युद्ध है। और इन युद्धों के बीच में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैराथन शब्द आप लोगों ने सबने नाम सुना है। मैराथन की रेस होती है, क्योंकि वो धावक था, वो मैसेज लेकर गया।